हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। कल के वीडियो में हम लोगों ने देखा था मंत्री परिषद के बारे में, जिससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे हम लोगों ने उन्हें कवर करने की कोशिश की थी। तो जो लोग वो वीडियो ना देखे हों उसकी लिंक आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, आप लोग देख सकते हैं। और आज का जो चैप्टर है हम लोग किस पे बात करने वाले हैं। देखिए, कार्यपालिका का जो स्तंभ है कौन कौन सा था आपका, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद हम लोगों ने कवर कर लिया। अब हम लोग आज बात करेंगे मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में अंतर और आपकी मंत्रिमंडलीय समितियां कौन कौन सी हैं। 2019 में जो नया चुनाव हुआ था उसके बाद कौन कौन सी कितनी मंत्रिमंडलीय समितियां इस समय हैं, ये सारी चीजें हम लोग आज कवर करेंगे। यहां से एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा पुटअप होता है, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद के बारे में थोड़ा सामान्य परिचय। पहले ऐसे करके लिख लेते हैं। मंत्री परिषद हो गया आपका और मंत्रिमंडल, इसमें अंतर पूछ लेता है। आप अगर अगर आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो मेंस में यहां से क्वेश्चन बनता है। मंत्रिमंडल छोटे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि इनमें सबसे बड़ा कौन है, छोटा कौन है और इसके तहत क्या कार्य किया जाता है, कौन किसके अंतर्गत आता है, कौन किसके प्रति उत्तरदायी होता है, मंत्री कितने होते हैं, सब आज हम लोग देखेंगे। इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक बने रहिए वीडियो में। आइए शुरू करते हैं। ये क्या है, मंत्री परिषद, ये मंत्री मंडल। परिषद और मंडल में डिफरेंस ये है कि जो हमारा मंत्रिमंडल है यह मंत्री परिषद का ही अंग है, लेकिन है मंत्री परिषद का अंग मंत्रिमंडल, लेकिन मंत्रिमंडल का जो कार्य होता है वह इसे निर्देशित करना होता है, मंत्री परिषद को निर्देशित करता है। अर्थात ये कि कानून ये बनाता है, लागू ये करता है। समझ रहे हैं, ये क्या है, ये लघु निकाय है, अर्थात इसमें कम मंत्री होते हैं और यह बड़ा निकाय है। यह एक बड़ा निकाय है मंत्री परिषद, छोटा निकाय मंत्रिमंडल। और इसमें आपको मिलेंगे कम से कम 60 से 70 मंत्री मंत्री परिषद में और मंत्रिमंडल में 15-20। क्यों? क्योंकि इसमें कैबिनेट होते हैं। कैबिनेट, राज्य और उप मंत्री तीनों आपके मंत्री परिषद में मिलेंगे और मंत्रिमंडल में क्या मिलेंगे, केवल कैबिनेट मंत्री मिलेंगे। तो इस तरह से मंत्रिमंडल मंत्री परिषद का एक भाग है। तो यही सारे अंतर हैं जो हम लोग देखेंगे। उसके बाद देखेंगे क्या, मंत्रिमंडलीय समितियां। ठीक, आइए शुरू करते हैं। इसका जो सबसे पहला अंतर है एक एक करके हम लोग पूरा पकड़ने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ी चीज क्या है कि यह क्या है, बड़ा निकाय है। बड़ा निकाय है, 60 से 70 मंत्री होते हैं इसमें। ठीक, यह एक लघु निकाय है। कैसा, लघु निकाय है और इसमें 15 से 20 मंत्री पाए जाते हैं और इसकी जो श्रेणी होती है वह 3 श्रेणियां हैं। 3 श्रेणियों में यह डिवाइड है। 3 श्रेणियां हैं, कौन कौन सी, हम लोगों ने मंत्री परिषद में पढ़ा था। कैबिनेट, मतलब कैबिनेट मंत्री इसके तहत आएंगे और राज्य मंत्री भी इसी के तहत आएंगे और उप मंत्री भी इसी के तहत आएंगे। ये अंग है किसके, मंत्री परिषद के। तो दूसरा पॉइंट ये निकल के आया। उसके बाद इसमें क्या देखेंगे, यह लघु निकाय है, ये इसमें 3 श्रेणियां, तो इसमें केवल कैबिनेट, केवल कैबिनेट मंत्री मंत्रिमंडल में होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यह एक भाग है। यह क्वेश्चन बनता है किसका, मंत्री परिषद का। ठीक है, यह मंत्री परिषद का एक भाग है। तो हमारे कितने पॉइंट निकल के आए, 2 पॉइंट निकल के आ गए। अब तीसरा पॉइंट क्या है कि इसका कोई सामूहिक कार्य नहीं होता। ये इसमें 3 मंत्री तो है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, लेकिन उनका कोई सामूहिक कार्य नहीं होता। किसी भी कार्य पर ये सामूहिक रूप से निर्णय नहीं देते हैं। देखिए, सामूहिक कार्य नहीं। और ये क्या है, इसमें जो कैबिनेट मंत्री होते हैं ये सामूहिक होते हैं। ठीक,
सामूहिक कार्य होते हैं, इनकी बैठक होती है हफ्ते में एक बार। क्या होगी? इनकी बैठक होगी। ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता है कि यह कौन सा मंत्रिमंडल में कब बैठकें होती हैं? हफ्ते में एक बार होती हैं और मंत्रिपरिषद की बैठक नहीं होती है। ये आमतौर पर निर्णय लेते हैं। इससे सभी शक्तियां प्राप्त हैं। देखिएगा इसमें डिफरेंस क्या है, शक्तियां दोनों को प्राप्त हैं। सभी शक्तियां प्राप्त, लेकिन कागजों पर। कहा? कागजों पर। इसका मतलब यह हुआ कि जितनी भी शक्तियां होती हैं कैबिनेट की, राज्य की और उप मंत्रियों की, इन्हें प्राप्त तो है लेकिन वह कागजों पर प्राप्त है, वह लागू नहीं कर सकते ये लोग। ठीक, शक्तियों का उपयोग ये लोग वास्तविक तौर पर नहीं कर सकते, सिर्फ कागजों पर इन्हें शक्तियां प्राप्त होती हैं और सारी शक्तियां प्राप्त होती हैं, और इसे वास्तविक रूप में शक्तियां प्राप्त होती हैं, और इसका प्रयोग मंत्रिपरिषद के लिए यह करता है। बात आती है यह काम क्या करता है? मंत्रिमंडल के निर्णयों को, किसे? मंत्रिमंडल के निर्णयों को लागू करता है। मंत्रिमंडल के निर्णयों को लागू करता है, और यह क्या करता है कि जो मंत्रिपरिषद निर्णय लागू करता है उसे यह बनाता है। तो पॉइंट क्या निकल के आता है कि ये पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं अपने निर्णय के अनुपालन, मतलब पालन की देख रेख करता है। ठीक, किसके लिए? इसके लिए कि मंत्रिपरिषद हमारे निर्णयों का पालन कर रही है या नहीं कर रही है। फैक्ट आता है जो कार्य होते हैं, इसके कार्य, मंत्रिपरिषद के जो कार्य होते हैं, इसी पॉइंट में ये भी छिपा है, कार्यों का निर्धारण मंत्रिमंडल करता है। ठीक है, कार्यों का निर्धारण मंत्रिमंडल करता है। किसके कार्यों का? मंत्रिपरिषद के कार्यों का निर्धारण मंत्रिमंडल करता है, और यह निर्देशित करता है। किसे? मंत्रिपरिषद को मंत्रिमंडल क्या करता है? निर्देशित करता है। अब देखेंगे लास्ट में क्या आता है कि इनका दायित्व किधर होता है, उत्तरदायित्व। तो ये क्या है, इसके जो मंत्री होते हैं वो सामूहिक रूप से, अभी मैं याद करवाऊंगा आप लोगों को एकदम इजी ट्रिक में, सामूहिक रूप से किसके प्रति? लोकसभा के प्रति, लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व। और इसका कहां होता है? मंत्रिपरिषद के प्रति। क्यों? क्योंकि यह मंत्रिपरिषद का ही एक भाग है मंत्रिमंडल। मंत्रिपरिषद के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। मतलब क्या हुआ इसका कि अगर ये कोई भी कार्य करते हैं, मंत्रिमंडल में कोई भी निर्णय लेते हैं, अगर उसमें कोई गलती होती है तो यह मंत्रिपरिषद के प्रति उत्तरदायी होंगे, कि मंत्रिपरिषद से यह क्षमा याचना मांग सकते हैं। मंत्रिपरिषद ही इन्हें क्या करेगा? मंत्रिपरिषद के अंदर होता है ये। अब ऐसे ही देखिए, आइए एक एक करके हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे ना, इसे ऐसे करके डिवाइड कर देंगे। इससे क्या होगा कि चीजें अलग अलग दिखेंगी आप लोगों को। ठीक है, इस तरह से करने से क्या होता है, चीजें याद करने में क्या होती है? सुगमता होती है, प्रॉब्लम नहीं होती है। और नंबरिंग आप लोग कर लीजिएगा इसे। ठीक, टोटल कितने पॉइंट हो गए हमारे? 7 पॉइंट बन के आए।
1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट है। इसे अब हम लोग याद करेंगे। मंत्री परिषद ऐसे समझेंगे, मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल। परिषद और मंडल में बड़ा कौन? परिषद। क्यों? ये जो मंत्रिमंडल है यह लघु निकाय है, मंत्री परिषद बड़ा निकाय है। अगर यह बड़ा निकाय है तो इसमें मंत्री ज्यादा होंगे, ये छोटा है तो इसमें मंत्री कम होंगे। मंत्रियों की संख्या क्या है? मंत्री परिषद में 60 से 70 मंत्री और मंत्रिमंडल में आपके 15 से 20 मंत्री पाए जाते हैं। और उसके बाद क्या फैक्ट बन के आता है कि इसमें 3 श्रेणियां होती है। देखिए, जब इसमें मंत्री ज्यादा हैं, किसमें? मंत्री परिषद में अगर मंत्री ज्यादा हैं, और मंत्री परिषद वाले चैप्टर में आप लोगों ने पिछले चैप्टर में ही कल वाले देखा था कि मंत्री परिषद में कितने, इसकी संरचना क्या होती है? इसमें कैबिनेट, राज्य और उपमंत्री पाए जाते हैं। तो तीनों श्रेणियां क्या है यहाँ पर? 3 की तीनों श्रेणियां यहाँ पर हैं और यहाँ केवल कैबिनेट मंत्री। ऐसे ही अंदाजा लगाइए कि यहाँ केवल कैबिनेट मंत्री हैं और वहां तीनों श्रेणियां हैं, कैबिनेट, राज्य और उप। तो बड़ा कौन सा हुआ? मंत्री परिषद हुआ। उसके बाद कार्य क्या आता है कि इनका सामूहिक कार्य नहीं होता है। 3 श्रेणियां हैं, कैबिनेट भी है, राज्य भी है, उपमंत्री भी है, लेकिन तीनों आपस में कभी ऐसा नहीं होता कि सामूहिक कार्य करें। सबका कार्य क्षेत्र जो है वह अलग अलग डिवाइड कर दिया गया है मंत्री परिषद के थ्रू। ठीक, चीजें क्लियर हुई। और इसका क्या है? इसमें केवल मंत्रिमंडल होता है, केवल मंत्रिमंडल होता है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि यह जो कार्य करेगा सामूहिक रूप से जितने भी मंत्री मंत्रिमंडल में हैं उनसे क्या करके राय मशविरा करके सलाह लेके तब किया जाता है। और उसके लिए क्या किया जाता है? हफ्ते में एक बार इसकी बैठक होती है। अब बात आती है शक्तियों की। इसे मंत्री परिषद को भी सारी शक्तियां प्राप्त हैं और आपके मंत्रिमंडल को भी सारी शक्तियां प्राप्त हैं। मैंने यहां लिखा है कि कागजी तौर पर प्राप्त है मंत्रिमंडल को। कागजी तौर का मतलब यह हुआ कि शक्तियां प्राप्त तो हैं, शक्तियां प्राप्त तो हैं, लेकिन ये लागू नहीं कर सकते बिना मंत्रिमंडल के निर्देश के। अगले वाले पॉइंट में इसीलिए मैंने लिखा है कि यह निर्देशित करता है। ठीक, कोई लैंग्वेज बुक की नहीं है, सारी लैंग्वेज अपनी है। याद करने के लिए कैसे याद करना है, इस वजह से मैंने छोटा छोटा करके लिखा है। आप लोग बुक में जाएंगे, चीजें लंबी मिलेंगी। सॉरी, बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं। आइए बात करते हैं कि कोई सामूहिक कार्य नहीं। उसके बाद बात होता है सभी शक्तियां प्राप्त कागजों पर और इसे वास्तविक रूप में प्राप्त है, अर्थात यह लागू करता है। अब यह कार्य क्या करता है कि मंत्रिमंडल, आप लोगों ने देखा कि मंत्रिमंडल कानून बना रहा है, तो मंत्रिमंडल जो कानून बनाएगा उसे मंत्रिपरिषद क्या करेगा? लागू करेगा। और यह अपने जिसने लागू तो कर दिया, आप खुद अपने ऊपर लेके देखिए। अगर आपने कोई कानून बनाया अपने घर में, या आप घर के मुखिया हैं, आपने कोई कानून बनाया और आपको कैसे पता चलेगा कि हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं उसे क्या कर रहे हैं? अप्लाई कर रहे हैं, उसे फॉलो कर रहे हैं। क्या करना पड़ेगा कि आपको जांच करनी पड़ेगी, उनके बारे में सोचना पड़ेगा, उनके कार्य को, उनके गतिविधियों को देखना पड़ेगा। तब आपको पता लगेगा कि हाँ, मेरा कार्य सुचारू रूप से ये लोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जो निर्णय मैंने दिया है, जो नियम मैंने बनाया है, वो रूल ये लोग फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये फैक्ट निकल के आया। उसके बाद आता है कार्यों का निर्धारण मंत्रिमंडल करता है। कार्य जो है उसका निर्धारण मंत्रिमंडल करेगा और निर्देशित करेगा। और इसके लिए, सॉरी माफ करिएगा, यहां मैंने सही तरीके से पूरा नहीं लिखा है। यहां लिख लीजिएगा कि मंत्री परिषद के कार्यों का निर्धारण मंत्रिमंडल करता है। अभी मैंने एग्जांपल देके बताया आप लोगों को एज अ फैमिली, मतलब कार्यों का निर्धारण मंत्रिमंडल कर देगा। किसके लिए? मंत्री परिषद के लिए। अब ये काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उसका जांच भी करेगा और इन्हें निर्देशित भी करेगा कि आप इस तरह से कार्य करो। बात आती है कि ये किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? मंत्री परिषद। आप लोगों ने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था कि हमेशा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। क्यों? क्योंकि मंत्री परिषद का गठन ही लोकसभा के थ्रू होता है। कैसे? राष्ट्रपति द्वारा इसका क्या किया जाता है? सिफारिश की जाती है प्रधानमंत्री द्वारा, तब जाके इसका गठन होता है। इसमें मंत्री होते हैं आपके कैबिनेट, राज्य और उपमंत्री। और यह क्या है कि हम मंत्री परिषद के प्रति उत्तरदायी है। क्यों? क्योंकि यह मंत्री परिषद का ही एक अंग है। तो चीजें ऐसे याद रखिए, मंत्री परिषद मंत्रिमंडल से बड़ा है और यह मंत्री परिषद के प्रति उत्तरदायी होता है और मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मैं बार बार रिपीट करके इसलिए याद करवा रहा हूं कि आप लोगों को वीडियो के थ्रू ये चीजें याद हो जाए। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी और आप लोग इसे नोट डाउन कर चुके होंगे। या तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं बात करता हूं किसकी? समितियों के बारे में। मंत्रिमंडलीय समितियां कौन कौन सी हैं, यहां से क्वेश्चन बनता है।
आइए देखते हैं। चीजें इजी हैं, याद करेंगे तो याद हो जाएंगी। बस वीडियो देखिए, ये सोचकर मत याद करिएगा कि मुझे बहुत बड़ा ज्ञाता बनना है, उस हिसाब से ये नॉलेज कम है। अगर आप पीएचडी करना चाह रहे हैं तो उसके हिसाब से ये कम है, और अगर आप सिर्फ सिलेक्शन लेना चाह रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब करना चाह रहे हैं, एग्जाम निकालना चाह रहे हैं, तो उसके लिए क्या है, यह एनफ है, बहुत ज्यादा है। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, मंत्रिमंडलीय समितियां। बहुत क्वेश्चन बनता है, लोग इससे नहीं पढ़ाते अलग से। मंत्रिमंडलीय समितियां, मंत्रिमंडलीय समिति, देखिए क्या होता है कि मंत्रियों की ही एक समिति होती है। मंत्रिमंडल अभी हम लोगों ने देखा, इसकी समितियां बनाई जाती हैं अलग अलग डिवाइड करके उनके कार्य क्षेत्र के अनुसार। तो इसमें दो प्रकार की समितियां होती हैं, कौन कौन सी, एक मिनट। पहली स्थायी समिति, दूसरी तदर्थ समिति। क्वेश्चन बनता है कि मंत्रिमंडलीय समितियां कितने प्रकार की होती है, स्थायी समिति, तदर्थ समिति। अब इसे मैं एक्सप्लेन करूंगा। देखिए तदर्थ समिति, तदर्थ का मतलब क्या हुआ कि अस्थायी, इसे आप लोग अस्थायी भी लिख सकते हैं। कोई भी अस्थायी समिति क्यों गठित की जाती है, अचानक से कोई कार्य आता है, उसे करने के लिए अस्थायी समितियां क्या होती हैं, गठित की जाती हैं। और जैसे ही वह कार्य का प्रयोजन खत्म होता है, जैसे ही प्रयोजन खत्म होता है, तो तदर्थ समिति भी खत्म कर दी जाती है। पॉइंट क्या निकल के आया, स्थायी समिति स्थायी होती है, इसमें मंत्री होते हैं, और जो तदर्थ समिति होती है यह किसी विशेष कार्य के लिए, विशेष उपबंध के लिए क्या की जाती है, बनाई जाती है। और जैसे ही वह प्रयोजन पूरा होता है, यह समिति क्या कर दी जाती है, विघटित कर दी जाती है। अब पॉइंट बन के दूसरा आता है कि इसके तहत कौन बनाता है, प्रधानमंत्री कार्य को करने के लिए तदर्थ समितियों का निर्माण करते हैं। फिर उसके बाद इसका सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कौन सा है कि इसके जो सदस्य होंगे, कौन से, इसके मेंबर, सदस्य कौन होंगे, केवल कैबिनेट, केवल कैबिनेट मंत्री होंगे इसके सदस्य, ठीक। और इसके प्रमुख कौन होंगे, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो भी होंगे, ठीक, प्राइम मिनिस्टर। अब बात आती है कि इस समय समितियां हैं कितनी। 2019 का जो चुनाव हुआ था उसके बाद हमारी 8 समितियां बनाई गई हैं। कितनी, 8 समितियां। उन 8 समितियों को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बनता है। देखिए 2019 की मंत्रिमंडलीय समिति, या तो इसे वर्तमान तौर पर भी आप लोग लिख सकते हैं कि वर्तमान में कितनी मंत्रिमंडलीय समितियां हैं। टोटल कितनी है, 8। कौन कौन सी हैं वही हम लोग देखेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कौन सी आपकी समिति बन के आती है, राजनीतिक मामलों की। कौन सी, राजनीतिक मामलों की। सबसे इंपॉर्टेंट है यह क्या है, इसी को सुपर कैबिनेट बोलते हैं। क्या, सुपर कैबिनेट। एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा सुपर कैबिनेट किसे कहते हैं, ऑप्शन 4 दे देगा, उसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा राजनीतिक मामलों की समितियां। तो ये क्या हुई, आपकी सुपर कैबिनेट हुई। दूसरी आती है आर्थिक मामलों की। कौन सी, आर्थिक मामलों की समिति। अब तीसरी कौन सी आती है हमारी, मंत्रिमंडल की नियुक्ति। जो समिति मंत्रिमंडल की नियुक्ति करती है, मंत्रिमंडल की नियुक्ति वाली मंत्रिमंडलीय समिति, अर्थात मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति। अब बात आती है चौथी, इंपॉर्टेंट है। चौथी कौन सी है, सॉरी, चौथी हमारी है सुरक्षा संबंधी समिति।
एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनता है, ये जो हमारी 3 समितियां हैं कौन कौन सी, राजनीतिक, आर्थिक और मंत्रिमंडलीय, इसके जो अध्यक्ष होते हैं कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर। यही बताने के लिए मैं आप लोगों से कोशिश कर रहा था कि ये चीज आप लोगों को क्लियर कर दो। और ये जो सुरक्षा संबंधी समिति है, इसके जो होते हैं वो कौन से होते हैं, होम मिनिस्टर, हमारे गृह मंत्री। किसके, सुरक्षा संबंधी समिति के अध्यक्ष होते हैं होम मिनिस्टर। राजनीतिक, आर्थिक और मंत्रिमंडलीय समितियों के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो 4 हमारी हो गई प्रेजेंट में जो है। अब बात करते हैं पांचवी समिति हमारी कौन सी है, संसदीय मामलों की। संसदीय मामलों की समिति, संसदीय मामलों की समिति। 6वीं हमारी कौन सी है, आवास के लिए समिति। आवास जो बांटा जाता है, आवास जो दिया जाता है आम जनता को, उसके लिए समिति होती है। कहा, मंत्रिमंडलीय समिति के अंतर्गत उसका भी एक विभाग है। एक तरह से आप लोग इसे देख सकते हैं कि ये 8 विभाग हैं, 8 प्रकार की समितियां हैं। तो कौन सी है, आवास समिति। ठीक, 6वीं हो गई। 7वीं कौन सी है, 7वीं हमारी निवेश एवं समृद्धि समिति, या निवेश एवं वृद्धि के लिए समिति। इसके लिए भी क्या होता है, अलग से समिति बनाई जाती है। मतलब कौन सी कंट्री कहां कितना इन्वेस्ट कर रही है, या हम क्या कर रहे हैं, कहां इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें इसके तहत देखी जाती हैं। इस पर अभी बात करेंगे हम लोग। 8वीं हमारी है सबसे इंपॉर्टेंट, रोजगार और कौशल विकास समिति। ठीक, तो ये 8 समितियां प्रेजेंट टाइम में हमारे मंत्रिमंडलीय समिति के अंतर्गत आती हैं। 2019 का जो चुनाव हुआ था उसके बाद ये समितियां बनाई गई हैं। टोटल 8 हैं, इसे याद रखिएगा। कौन कौन सी है, सबसे पहली राजनीतिक मामलों की, दूसरी आर्थिक मामलों की, तीसरी मंत्रिमंडल की। यहां स्टॉप करके क्या देखेंगे कि ऊपर की जो तीनों है, राजनीतिक, आर्थिक और मंत्रिमंडलीय, इसके जो अध्यक्ष होंगे वो कौन होंगे, प्राइम मिनिस्टर होंगे। चौथी आती है सुरक्षा संबंधी, इसके होम मिनिस्टर होंगे। 5वीं संसदीय मामलों की समिति, 6वीं आवास की समिति, 7वीं निवेश एवं कृषि के लिए समिति, और जो 8वीं हमारी अंतिम है रोजगार और कौशल विकास समिति। क्या होता है कि क्वेश्चन बन के आता है एग्जाम में, इनमें से 4 समितियों का नाम दे देगा, 3 इनका नाम दे देगा और एक अलग समिति का नाम दे देगा। पूछ लेगा कि 2019 के मंत्रिमंडल में से निम्न में से कौन सी समिति इसका भाग नहीं है, या 3 बाहर के आपको ऑप्शन देगा और एक ऑप्शन इसमें जोड़ देगा। कोई सा भी पूछेगा कि मंत्रिमंडलीय समितियों के अंतर्गत वर्तमान में इसमें कौन सा भाग है जो उससे जुड़ा हुआ है, तो आप लोग मार्क करके आएंगे इन्हीं 8 में से जो होगी। तो आज का वीडियो उतना बड़ा नहीं था, आज के लिए बस इतना ही। चीजें 1-2 बार पढ़िए, नोट्स बनाइए, एकदम क्लियर लिखता हूं। तो बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखिए।